नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बाजार एनालिसिस में। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। इस कंपनी का एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेडिको खैतान का एनालिसिस किया था और उसमें कुछ ओपन क्वेश्चन थे जिसके मैं जवाब चाहता था। इसलिए मैंने इस सेगमेंट के लीडर जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी है उसका एनालिसिस शुरू किया। तो इस वीडियो में आपको कुछ ओपन क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे रेडिको खैतान में उसके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने रेडिको खैतान का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो भी देख लें। उसमें हमने कुछ इंडियन स्पेसिफिक बातें और इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क भी बताया जो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा ताकि ये वीडियो छोटा रहे और आप वो वीडियो देख लीजिए। उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा इस इंडस्ट्री के बारे में, रिस्क के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट डियाजियो ग्रुप कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये नंबर 1 स्पिरिट कंपनी है इंडिया में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिया में नंबर 1 है। इतना ही नहीं, ये दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी एक इंडियन कंपनी दुनिया में नंबर 2 पे आती है वॉल्यूम्स के टर्म्स में। एक थर्ड पॉइंट है कि हालांकि मैं बोल रहा हूँ ये इंडियन कंपनी, पर ये अब सब्सिडरी हो चुकी है डियाजियो की, जो कि एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल अल्कोहल बेवरेजेस कंपनी है। ये शुरू से ब्रिटिश कंपनी की सब्सिडरी नहीं हुआ करती थी। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये कंपनी माल्या फैमिली ओन किया करती थी थ्रू यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग लिमिटेड के तहत, और धीरे धीरे डियाजियो ने इसकी मेजोरिटी ओनरशिप बाय कर ली। आज अगर आप देखेंगे तो डियाजियो 54% इस कंपनी में ओन करता है और उन्होंने इसको अपनी सब्सिडरी बना ली है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी हो गई है। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी बन चुके हैं तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी अच्छे इंप्रूव हो जाते हैं। आपका फ्रॉड का चांसेस कम हो जाता है क्योंकि वो बेटर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो जो कि पहले इस कंपनी के साथ हुए हैं माल्या फैमिली ओन करने के कारण जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स रिडायरेक्ट हुए यहाँ से वहाँ, वो सारे कंसर्न हमें इस कंपनी में देखने मिले थे। वो आगे अब हमें शायद देखने ना मिले क्योंकि अब ये मैनेजमेंट इसकी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है। ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्या क्या इश्यूज थे विजय माल्या की, किंगफिशर का फेल्ड वेंचर और क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। बहुत ज्यादा न्यूज कवरेज है तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, इसी कंपनी की एक जो सब्सिडरी है जिसके तहत विजय माल्या उन किया करते थे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो कि आईपीएल टीम है, आज भी ये कंपनी की सब्सिडरीज को ओन करती है। हालांकि आरसीबी आज तक कोई खिताब नहीं जीत पाई है, आप जानते हैं, पर ये वेंचर इनका लॉस मेकिंग नहीं है। तो ये एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। ये बहुत अच्छी बात है हम इन्वेस्टर के लिए कि आरसीबी ट्रॉफी जीते या ना जीते, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, हम प्रॉफिट बना रहे हैं, हम लॉस में नहीं है। ये अच्छी बात है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कंपनी लीडर है तो इसके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है और इसके कंपनी के पास तो ब्रांड्स तो बहुत ज्यादा है, जिसमें इनके 11 ऐसे ब्रांड है जिसके अगर आप केसेस देखेंगे तो 1 मिलियन से ज्यादा केसेस एवरी ईयर सेल होते हैं, जिसमें 2 ब्रांड ऐसे हैं जिनके 10 मिलियन से ज्यादा केसेस ईच ईयर सेल होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। इसके कुछ ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैकडोवेल्स नंबर 1 यारी का आप एड देखते हैं, ये इनका ब्रांड है। इसके अलावा रॉयल चैलेंज इनका ब्रांड है, सिग्नेचर, एंटीक ब्लू, ब्लैक टॉक, ब्लैक डीएसपी, बैक पेपर, ये कंपनी के खुद के ब्रांड है जिसके तहत ये अल्कोहल बेवरेजेस सेल किया करते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये कंपनी डियाजियो जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, उन्होंने अब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली है, उसकी सब्सिडरी बन चुकी है। तो ये कंपनी डियाजियो के भी प्रोडक्ट और उसके जो ब्रांड है वो भी अब सेल करती है थ्रू डिफरेंट लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के तहत। तो हालांकि डियाजियो के ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, जिसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि जॉनी वॉकर जो आप देख रहे हैं वो ये कंपनी सेल करती है इंडिया में डियाजियो की सब्सिडरी के तहत। इसके अलावा कैप्टन मॉर्गन, हेग और भी बहुत ज्यादा ब्रांड है। ये कुछ स्पेसिफिक जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जिसको मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। तो ये ब्रांड्स के बारे में आपने सुना होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे। इसके अलावा भी जैसा हमने देखा इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा ब्रांड्स है जो कि ये इंडिया में सेल करती है। तो इनके खुद के तो ब्रांड थे ही जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इंडिया में। इसके अलावा अब ये सब्सिडरी बन गई है डियाजियो की, तो उसके भी जो ब्रांड है ये कंपनी अब सेल करेगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। इंडियन अगर अल्कोहल बेवरेजेस इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, तो आईएमएफएल जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसको बोलते हैं जो फॉरेन लिकर है जिसको हम इंडिया में बनाएंगे, इसको बोलते हैं आईएमएफएल। इसके अलावा आईएमआईएल जो कि इंडियन मेड इंडियन लिकर, जिस देसी दारू भी कहते हैं। इसके अलावा वाइन है जो कि ग्रेप से बनता है, बियर है, और इम्पोर्टेड अल्कोहल जो कि अल्कोहल एक पर्टिकुलर कंट्री में ही बनता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही बनता है, उसे इंपोर्ट करके सेल किया जाता है। तो ये आप देखेंगे बेसिकली 5 क्लासिफिकेशन है, आईएमएफएल, आईएमआईएल, वाइन, बियर, इंपोर्टेड अल्कोहल। जिसमें अगर आप देखेंगे आईएमएफएल इंडियन मेड फॉरेन लिकर 72% अगर देखेंगे शेयर, अगर ये टोटल अल्कोहल सेगमेंट का इसमें आईएमएफएल का है, जिसमें ये कंपनी
आप देख पा रहे हैं लीडर है। जैसा कि मैंने आपको रेडिको के बारे में बताया था कि वहाँ भी प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड्स थे जो कि बेसिकली प्रीमियम ब्रांड है, और रेडिको का भी फोकस था, इस कंपनी का भी फोकस है कि ये प्रीमियम ब्रांड ज्यादा सेल करें। तो प्रीमियम ब्रांड ज्यादा हर कंपनी क्यों सेल करना चाह रही है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा, ये कस्टमर्स कॉस्ट कॉन्शियस नहीं होते, तो यहाँ ये कॉस्ट कैसे भी बढ़ा सकते हैं, ज्यादा इनको इम्पैक्ट नहीं होता। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इस कंपनी के सेल्स में, तो प्रेस्टीज एंड अबव का कंट्रीब्यूशन 66% है। इसके अलावा पॉपुलर का देखेंगे तो जो कि नॉन प्रीमियम है 32% है, एंड अदर का 2% है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं प्रेस्टीज एंड अबव का 66%, ये FY16 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तब 54% हुआ करता था। तो रेडिको की तरह इस कंपनी ने भी प्रेस्टीज एंड अबव का जो सेल्स कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया है, और आगे भी मैनेजमेंट का फोकस है कि इससे अगर अपना सेल्स कंट्रीब्यूशन ये बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ सस्टेनेबिलिटी ज्यादा बेटर है, मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है यहाँ से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी बहुत ज्यादा डेटा देती नहीं अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में, फिर भी ये डेटा में मिला हुआ है कि इनका इंडिया से जो सेल है 99% आता है, और 1% इनका जो सेल है वो एक्सपोर्ट बिजनेस से आ रहा है। एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा इन्होंने ब्रेकअप दिया नहीं हुआ है, पर एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में इन्होंने बताया है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है और काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इसके मैनेजमेंट में हम भरोसा कर सकते हैं वहाँ की अच्छा कर रहा है। और आगे शायद जब ये कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का बढ़ जाएगा इनके बिजनेस में, तो शायद हमें इसके बारे में भी डेटा मिलेगा। तो चलिए इनके हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट। तो 2013-14 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये डियाजियो ने पूरी तरह से इस कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश की, और माल्या का भी स्टेक बाय आउट कर लिया। हालांकि आज भी अगर आप देखेंगे तो 1% से कम कुछ शेयर्स जो है माल्या के नाम पे इस कंपनी में प्रेजेंट है, पर अब उनकी कोई भी से इस कंपनी में है नहीं। तो अब ये कंपनी पूरी तरह से डियाजियो की सब्सिडरी है, वो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, और भी काफी ज्यादा शेयर होल्डर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स वगैरह होल्ड करते हैं। तो यहाँ हमें मैनेजमेंट का कंसर्न जरूर नहीं है अब। पर अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में देखें तो 14 में इस कंपनी का लॉस बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, तो वहाँ से इंप्रूवमेंट देखने मिला। उसके पहले का डेटा पे मैं बहुत ज़्यादा जाऊँगा नहीं, उस पर कितना भरोसा कर सकते उसे वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि तब ये कंपनी डियाजियो होल्ड किया नहीं करती थी। तो उसके बाद का अगर आप देखें तो लॉस से इस कंपनी को 2016 में, मार्च 2016 में नए मैनेजमेंट ने प्रॉफिटेबल किया। प्रॉफिटेबल के साथ साथ अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, 100 करोड़ से 700 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। और उसके बाद पिछले साल कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट जरूर देखने मिली है। और सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो 2014 तक का डेटा अगर आप एक्सक्लूड करें, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 16 से लेके मार्च 2020 तक इनके सेल्स में भी डिसेंट ग्रोथ देखने मिला है। सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। यहाँ एक बात अगर आप देख पा रहे हैं, जिस कंपनी के सेल्स 9,000 करोड़ है उसका प्रॉफिट बस 700 करोड़ है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस कंपनी के रॉ मटेरियल का प्राइसेस तो होता ही है, पर वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता इनके बहुत ज़्यादा कॉस्ट को। इनके वैट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सिन बिजनेस है, तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ इनके प्रॉफिट कम दिखते हैं हमें। इसके अलावा इस कंपनी के डेट भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो कि ये बहुत रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमें आगे और भी अच्छे देखने मिलेंगे। तो कुछ मेट्रिक्स के बारे में आपको बता दूं। डेट टू इक्विटी, जो कि हमें बताता है कि इस कंपनी का डेट कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो अगर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1.3 से FY18 में, FY20 में 0.5 आया है। तो यहाँ कंपनी ने, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि ये कंपनी अब प्रॉफिट को यूज कर रही है डेट पे ऑफ करने में। अब डेट पे ऑफ करेगी तो इस कंपनी को एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कम देगी तो वो पैसा हमें प्रॉफिट में देखने मिलेगा। और उसके साथ साथ जहां इनके सेल्स भी बढ़ रहे हैं और डेट कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हमें देखने मिल रहा है कि वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE का जो नंबर है, यहाँ अगर आप देखेंगे FY18 से FY20 तक 19% से 23% का ग्रोथ देखने हमें मिला है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ इन्वेस्टर का एक क्राइटेरिया होता है कि वो ROCE 20% से कम है तो उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ROCE नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ जो ROCE नंबर हमें 23% दिख रहा है, इसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब नंबर इंप्रूव हो रहे हैं एक तो, और ये सस्टेनेबल है। तो ROCE इस कंपनी का इंप्रूव हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जनरली एज अ थंब रूल होता है कि कोई भी कंपनी एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट का डबल तो ROCE दे। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट से बहुत ही ज्यादा हमें ROCE देखने मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ROCE इंप्रूव हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल मेट्रिक्स में देखें तो नए मैनेजमेंट ने टेक ओवर करने के बाद
और Diageo की एक सब्सिडरी बनने के बाद इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। सेल्स बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला है हमें, पर ये कंपनी ने अपने मार्केट शेयर में भी, जैसा हमने देखा था कि ये कंपनी नंबर 1 है, पर दूसरे कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर ले रहे हैं थोड़ा, जैसा हमने देखा था रेडिको खैतान का। उसके बारे में भी आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि वहां पे क्या हो रहा है। इसके अलावा ईपीएस अगर आप देखें, अर्निंग पर शेयर, तो वो FY16 में 1.7 से FY20 में 9.7, 478% का ग्रोथ यहाँ देखने मिल रहा है हमें। पर ये काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है अर्निंग पर शेयर में, तो ये पर शेयर अर्निंग भी इस कंपनी की काफी अच्छा इंप्रूव हुई है। एंड में चलिए देखते हैं कि ये कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है, अभी वैल्यूएशन वगैरह कैसे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पहलू। मार्च 2007 से अगर आप देखें 2013-14 तक, तो पुरानी मैनेजमेंट के अंडर तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न रहे हैं, पीक पे गई है, वापस आई है, उस पर बहुत ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। पर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। Diageo के होल्ड करने के बाद 2016 तक ये कंपनी 800 तक पहुंच गई, और उसके बाद वापस हमें थोड़े फॉल देखने मिले हैं। और पिछले साल जैसा कि आप देख पा रहे थे, कंपनी कोरोना के चलते भी इनको नुकसान हुआ था। इसके अलावा जो इनका रॉ मटेरियल है ENA, जैसा कि मैंने आपको बताया था रेडिको के वीडियो में भी कि ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि रॉ मटेरियल होता है अल्कोहल बनाने के लिए, उसका यूज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी मैंडेट हो गया था, वो यूज होने लगा था, तो जिसकी वजह से उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस कंपनी को भी उसका इम्पैक्ट देखने में मिला था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस शेयर पे भी उसका इम्पैक्ट देखने मिला है, इनके सेल्स पे, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया था ENA का। हालांकि Q2 में वो प्राइसेस पीक आउट हो गए थे, और मैनेजमेंट का मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड किया, वहां बताया उन्होंने कि अब वो प्राइसेस मॉडरेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहे, पर वो पीक ऑफ हो चुके थे Q2 में। तो आगे होपफुली हमें आगे के रिजल्ट में बेटर देखने मिले। तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखें तो 40,000 करोड़ का है, और अगर इसका हम लोग सेल्स से कंपेयर करें तो 9,000 करोड़ के आसपास हमें सेल्स देखने मिल रहा था। तो मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें तो 4 के आसपास आता है। यही आप रेडिको खैतान का अगर देखेंगे तो उनके 6,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, और 2,000 करोड़ के आसपास उनकी आती थी सेल्स, तो वहां पे 3 था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली ये कंपनी प्रीमियम पे है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लीडर है, मार्केट शेयर इनका 50% से ज्यादा है। पी में कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने में मिल रहा है। हालांकि ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डेट रिड्यूस हो रहा है, तो आगे चलते हमें पी कम देखने मिलेगा इस कंपनी का। बुक वैल्यू आप देखेंगे 50 है, तो उससे अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो 10.89 है। आपको ये जरूर नंबर ज्यादा लग सकता है, पर ये इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट FMCG जैसा इन्हें माना जाता है। और यहाँ पे कैसा होता है कि आप बोल सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो लोग, जो एक बार बाय कस्टमर बन जाता है वो बाय ही करता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, FMCG जैसा हो जाता है, तो प्राइस टू बुक भी आप देखेंगे तो ज्यादा है। पर आप हिस्टोरिकल से कंपेयर करेंगे तो इनके प्राइस टू बुक यही रेंज में हुआ करती है, 9 से 13 के रेंज में अगर आप देखेंगे कंपनी मिला करती है। तो और भी अपसाइड हो सकते हैं इस कंपनी में। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इस कंपनी का पी ज्यादा है। मैंने एक चीज जैसा आपको बोला था कि रेडिको खैतान के एनालिसिस जब हमने किए थे तो उसमें हमने देखा था कि रेडिको खैतान मार्केट शेयर ले रहा था। उसकी वजह जानने की मैंने कोशिश की। एक चीज है कि रेडिको खैतान काफी डोमिनेंट प्लेयर है यूपी में, और यूपी के बिजनेस काफी अच्छा कर रहे हैं। और जो एक वजह है वो है, जैसा हमने देखा था कि यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका में वो काफी अच्छा कर रहा था रेडिको खैतान। तो हालांकि ये कंपनी का भी प्रेजेंट है वहां पे, पर लीडरशिप जैसा कि हमने देखा था कि इंडिया में कंट्री वाइज लीडरशिप नहीं चलती, आपको लोकली लीडर होना पड़ेगा, तो वहां वो बेटर कर रहा था। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि ये कंपनी अगर इन्हें लग रहा है कि कहीं किसी मार्केट में, जैसे पंजाब हरियाणा में, कि कहीं रिस्क है जहां पे रिटेलर्स को अगर इन्होंने स्टॉक दे दिया पर वहां से पैसे रिकवर करने वाले मिलने वाले नहीं है, तो ये कंपनी अपने स्टॉक सेल नहीं करती ऐसे जगहों पे। तो ये रिस्की सेल्स नहीं करते, क्योंकि ये लीडर है और ये ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि इन्होंने पास्ट में देखा है कि जब भी इन्होंने रिस्की सेल्स किए तो वहां से पैसे जल्दी मिलते नहीं है, और दूसरा बहुत बार वो पैसे कभी नहीं मिलते, तो ऐसे लॉसेस इन्हें देखने मिले हैं। तो इस कंपनी का फोकस रहा है, मैनेजमेंट का फोकस रहा है कि हम सेल्स वहीं करें जहां हम पैसे रिकवर कर पाएंगे। तो इनके जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये नंबर क्वालिटी नंबर, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस कम है, ये पैसे इनको मिलने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे दूसरे, हालांकि ये कंफर्म तो नहीं कर सकते, पर दूसरे प्लेयर्स जरूर, जो छोटे प्लेयर है जैसे रेडिको खैतान, वो क्योंकि वो लीडर नहीं है तो वो सेगमेंट भी कैप्चर करना चाहेंगे, और वहां पे भी वो चाहेंगे कि उनको सेल करके वो प्रॉफिट कमा सके। पर वो प्रॉफिट ले पाएंगे या वो पैसे उनको मिलेंगे कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। हालांकि ये करने से नुकसान इस कंपनी को ये है कि इनका मार्केट शेयर जा रहा, और कल को लिक्विडिटी, आज तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है लोगों के पास, कल को लिक्विडिटी इंप्रूव होती है तो उसके बाद ये वापस सेल करेंगे, तो क्या ये मार्केट शेयर ले पाएंगे या नहीं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है अभी आंसर करना। पर हालांकि ये मार्केट लीडर है तो ये कर पाने चाहिए। पर दूसरा यही है
कि दूसरी कंपनी अगर वो मार्केट शेयर ले लेती है तो इसके लिए नुकसान होगा। उस कंपनी को भी नुकसान है कि अगर उन्होंने सेल तो कर दिया पर उनको पैसे नहीं मिले तो लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान है उस चीज से। तो इस कंपनी ने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लिया हुआ है, मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया हुआ है कि हम लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो हम ऐसी जगह नहीं सेल करेंगे जहां डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा है। तो ये एक वजह है जो एक्सप्लेन करता है कि इस कंपनी के में बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है और दूसरी कंपनीज में देखने नंबर्स में ग्रोथ देखने मिल रही है। पर ये कंपनी के नंबर्स जो है वो क्वालिटी नंबर्स है, ये डिफॉल्ट की जगह जहां चांसेस है वहां कम सेल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसके अलावा भी ये महाराष्ट्र जैसे हमने देखा था रेडिको की वीडियो में कि वो फ्री मार्केट है तो वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, कंपटीशन प्राइसेस कम कर रहे हैं और मार्केट शेयर ले रहे हैं। तो यहाँ भी अभी देखना पड़ेगा कि पहले भी ऐसे हुए थे और इस कंपनी ने काफी अच्छे से मैनेज किया था, आगे देखते हैं ये कैसे मैनेज कर पाती है। तो जैसा हमने देखा एक तो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है जिसकी वजह से रेडिको ने मार्केट शेयर लिया है। दूसरा रिस्क की जगह जहाँ लिक्विडिटी का इशू है वहाँ इस कंपनी ने फोकस नहीं किया हुआ, वहाँ अवॉइड किया है, इन्होंने रिस्क अवॉइड किया, रिस्क बेटर मैनेज करने की कोशिश की है। तो ये भी एक वजह है जो एक्सप्लेन करता है कि ये कंपनी क्यों स्लो ग्रो कर रही है और बाकी ज्यादा। हालांकि जब वापस इंडिया ग्रोथ पाथ पे आ जाएगा और लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, कोरोना के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो वापस ये इंडिया की ग्रोथ होगी तो इस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। और हमारी जो अगर आप देखेंगे लोगों की एज 30 के आसपास मीडियन यहाँ एज है तो वो भी इम्प्रूव होने वो भी सपोर्ट करेगी इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में। तो जैसे ही जीडीपी अच्छी करने लगेगी ग्रोथ इस इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा आएगा और तब ये कंपनी वापस हमें शायद बहुत अच्छा ग्रोथ खाएगी। आज भी हम जैसे देख रहे हैं पिछले नए मैनेजमेंट के अंडर आनंद कृपालू जो इसके सीईओ हुआ करते थे उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया और रीना नागराजन जो इस डीआईजीओ की अफ्रीका बिजनेस सेगमेंट देखा करती थी अब वो इस कंपनी की सीईओ बन गई हैं और वो कैसे करती हैं आगे उनके कैसे स्टेप्स होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। पर हालांकि ये डीआईजीओ की कंपनी है तो यहाँ में मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए और ये कंपनीज एक फिक्स फिलोसॉफीज पे चलती है तो बहुत ज्यादा कंसर्न हमें देखने नहीं मिलेगा। तो पर ये जरूर देखना पड़ेगा और ये जरूर मानना पड़ेगा कि आनंद कृपालू के अंडर इस कंपनी ने काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, रिस्क बेटर मैनेज किए हैं, डेट रिडक्शन किया हुआ है इन्होंने। तो उसकी वजह से हमें देखने मिला है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव हुई है। तो कुछ नंबर्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो हालांकि वैल्यूएशन इस इंडस्ट्री के हमेशा प्रीमियम ही होते हैं तो फिर भी अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक के इसमें देखेंगे और मार्केट और ऊपर जाता है तो यहाँ जरूर और अपसाइड है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है और लीडर होने का आपको बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉफिट मिलता नहीं है कि आप विनर टेक्स ऑल बन जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो कॉम्पिट बाकी लोग भी कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल प्ले हो जाता है और लोकली जो स्ट्रांग है वो मार्केट शेयर लेके जाएगा। ऐसी इंडस्ट्री से मैं थोड़ा दूर ही रहना प्रेफर करता हूँ जहाँ की एक लीडर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस ना मिले या फिर उसको ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिससे वो बाकी से बेटर कर पाए, बेटर कमांड कर पाए प्राइसिंग एंड ब्रांड रिकॉल। तो ऐसा कुछ यहाँ होता नहीं है। और जैसा हमने रेडिको की वीडियो में देखा था स्टेट्स के अलग अलग रूल होते हैं, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट खुद बाय करके सेल करती है तो ऐसे बहुत सारे इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट से और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री से दूर रहूंगा। आपको ये कंपनी बाय करनी है तो जरूर आप बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है और डीआरजीओ अब होल्ड कर रही है तो मैनेजमेंट का कंसर्न नहीं है और हमको इंप्रूवमेंट भी देखने मिले हैं। तो कोई भी डिप आता है तो आपको बाय करना है तो बाय कर लीजिए, वरना मेरी माने तो आप ऐसे इंडस्ट्री से दूर रहें और दूसरी और भी अच्छी कंपनीज है जिसमें आप स्टेक ले सकते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी कंपनी चाहते कि हम एनालाइज करें।